जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का, जिसका नाम है बहते जल और भूमिगत जल का कार्य क्या होता है। ठीक है, देखिए इस वीडियो के अंदर आपको लाइट की थोड़ी सी कमी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो है पिक्चर्स के साथ सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके आप लोग जरूर बता देना कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। ठीक है, चलिए देखिए इस चैप्टर के अंदर जो है हम लोग टोटल जो है यहाँ पे कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल जो है 7 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट होंगे और इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं आपको, जितने भी पॉइंट हैं वही क्वेश्चंस बन के जो हैं आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए, जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी जिसे बोला जाता है, और हम इसमें पढ़ने वाले हैं बाढ़कृत मैदान और ये सारी चीज़ क्या होती हैं। आगे बात समझ। सबसे पहले आप लोग देखिए जरा, ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी किसे कहा जाता है। तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, नदी का कीप की आकृति जैसा मुहाना जिसमें ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा क्या होता है, यानी जब पानी का ऊपर नीचे होना। आगे बात समझ में। और जहाँ ताज़ा और समुद्र जल यानी कि नदियों का जो मार्ग है, नदियाँ आकर किसी समुद्र में जब मिल जाती हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को बढ़िया तरीके से, जब नदियाँ आकर किसी समुद्र में मिल जाती हैं, यानी कि देखिए ताज़ा पानी इसका है और ये खारे पानी में आके मिल जा रही हैं। ठीक है, देखिए और क्या क्या इसमें, इनका निर्माण तटीय जो है निम्न क्षेत्रों के समुद्री जल में डूब जाने के कारण होता है, क्योंकि समुद्री जल का तल कई कारणों से थोड़ा ऊंचा हो जाता है। यानी कि अब क्या होगा, जब यहाँ नदियाँ आके मिलेंगी इसमें धीरे धीरे, तो इसका पानी का लेवल जो है ऑटोमेटिक ऊंचा होता रहेगा। ज्वार नदमुख मतलब क्या हो गया, एस्चुरी यानी कि नदी का कीप जैसा मुहाना हो जाता है, कीप जैसा बन जाता है ये। और ये क्या होता है, जब नदियाँ जाकर समुद्र से मिलती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पानी का लेवल जो है ऊपर उठने लग जाता है। आगे बात समझ में। ठीक है, उसके बाद जो है एक चीज़ और बता रखी है इसमें, बाढ़कृत मैदान क्या होता है। बाढ़कृत मैदान का अर्थ हो गया कि नदी द्वारा लाए गए अवसादों से, देखिए नदी क्या करती है अपने साथ साथ कुछ अलग अलग जैसे मिट्टी पत्थर बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है जो साइड में जमा कर देती है। आगे बात समझ में। ये क्या है, तो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से नदी के दोनों ओर बना मैदान, यानी कि जो नदी के किनारे किनारे जो मैदान बन जाएगा ना, नदी किनारे किनारे जो मैदान बनेगा वो क्या हो जाएगा, उसी को बोला जाएगा बाढ़कृत मैदान। यानी कि बोला गया नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से नदी के दोनों ओर बना मैदान, यानी कि जो भी निक्षेपण यानी कि जो बहुत सारी चीज़ें इसमें नदी के माध्यम से बह के आएंगी, जैसे पत्थर हो गया और इसमें कंकड़ हो गए, मिट्टी हो गई, ये सारी चीज़ जब बह कर आएंगी तो क्या बनेगा, इससे बोला जाता है यह बाढ़ आने पर जलमग्न हो जाता है। जब बाढ़ आती है तो पूरा भर जाएगा। आगे बात समझे। अब जब भर जाएगा तो थोड़े टाइम बाद पानी सूखेगा, और जब पानी सूखेगा जो मिट्टी बचेगी उसको बाढ़कृत मैदान के नाम से जाना जाएगा। आगे बात समझना। ये मैदान कैसे बना, ये इधर के मैदान कैसे बनेंगे, तो ये बाढ़ की वजह से बनेंगे। ठीक है, तो ये बाढ़कृत मैदान, और ऊपर जो हमने पढ़ा था एस्चुरी बोलते हैं, जब एक नदी जाकर किसी समुद्र से मिलती है, ठीक है, नदी का ताज़ा पानी जाकर किसी खारे पानी से मिलता है, तो इसको जो है क्या बोला जाता है, एस्चुरी बोला जाता है। कोई दिक्कत। चलिए ये चीज़ आप आगे समझ में, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। ठीक है ना। अब अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना या सारी चीज़ जो भी आपको पहली वाली वीडियोस अच्छी लगी हैं, तो कमेंट में आप लोग ना जरूर बता दिया करो, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस में आप लोग के लिए अच्छी अच्छी लेकर आता रहूं। आगे बात समझ में। देखिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोखुर झील और डेल्टा के बारे में। ठीक है, देखिए गोखुर झील और डेल्टा आखिरकार होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखिए गोखुर झील किसे बोला जाता है, गोखुर झील का मतलब क्या हो गया, जिस तरीके का आपको पिक्चर दिख रहा है साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जरा, नदी के मध्य मार्ग के विसर्प बन जाते हैं। यानी देखिए जब गोखुर झील की बात करते हैं, गोखुर झील क्या होता है, पहले तो ये विसर्प का रूप लेगा धीरे धीरे। ठीक है, विसर्प का रूप लेता जाएगा, और पहले ये प्रक्रिया अचानक से नहीं हो जाती है, धीरे धीरे ही होती है। कोई भी जो है नदी इस तरीके की जब उसको आकार लेगी तो उसको विसर्प बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विसर्प। देखिए तो गोखुर झील सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग, तो नदी के मध्य मार्ग में विसर्प बन जाते हैं। समय बीतने पर दो मोड़ों के बीच की भूमि की पट्टी धीरे धीरे जो है संकरी होने लगती है। याद रखिएगा यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जब ये आपको दिख ही रहा होगा किस तरीके का है,
ठीक है। देखिए अब जब नदी इधर से मान लीजिए बहती हुई आ रही है, बहती हुई आ रही है, ठीक है, अब होगा क्या, ये जैसे अब यहाँ पे क्या है, ये वाला हिस्सा अगर दिख रहा होगा आपको, तो ये नदी जो है यहाँ उठा हुआ हिस्सा होगा। यहाँ से जब ये इधर घूम के जाएगी तो अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये पानी यहाँ टच हो जाएगा और ये हिस्सा बिल्कुल अलग हो जाएगा। अरे बस ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो भाग है नदी, ये हिस्सा जमीन का, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। यहाँ का पानी इधर रह जाएगा और ये वाली नदी जो है यहाँ से होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, एक तो ये बन गया गोखुर झील। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे जब ये वाला हिस्सा जो है जब यहाँ टच हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, मतलब वहीं पड़ा रहेगा, तो इसको बोलेंगे गोखुर झील। ठीक है, गोखुर बोला जाएगा। गोखुर किसे बोलते हैं, जो अलग से, यानी ये जो है ये वाला एक अलग से झील बन गया, इसको गोखुर झील के नाम से जाना जाएगा। देखिए जरा, तो बोला क्या, मोड़ों के बीच की भूमि की पट्टी धीरे धीरे संकरी होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब नदी इस संकरी पट्टी को काटकर सीधी बहने लग जाती है। यानी कि अब ये सीधी बहने लगेगी, ये वाला हिस्सा अलग हो गया है ना, तो इसको, इस वाले जो हिस्से को बोला जाएगा, सिर्फ इस वाले हिस्से को, या अगर यहाँ से यहाँ टच हो गई तो इस वाले हिस्से को गोखुर झील के नाम से जो है जाना जाएगा। आगे बात समझ में दिख रहा होगा आपको किस तरीके से यहाँ इतनी सारी चीजें दिखा रखी हैं। देखिए जरा, अब क्या है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक समय ऐसा आता है जब नदी एक संकरी पट्टी को काटकर एक सीधी बहने लगती है और इस प्रकार विसर्प का नदी की मुख्य धारा से संबंध टूट जाता है। यानी कि जो विसर्प बन के जा रहा है ना, इसका मुख्य धारा टूट जाएगा और यहाँ पे क्या है, एक गोखुर झील का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, और विसर्प एक गोखुर झील में बदल जाती है। तो गोखुर झील आपको समझ में आया कि नहीं आया? गोखुर झील क्या बताना है इसमें, देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये वाला जो हिस्सा, ये नदी बहती हुई जा रही है, आगे बात सुनना, अगर यही वाली नदी जो है यहाँ से अगर ये टच हो जाती है, मतलब ये हिस्सा काट के इधर टच हो जाती है, तो ये जितना भी नीचे वाला हिस्सा बचा, ये जमीनी हिस्सा, इसको बोला जाएगा गोखुर झील। ये अलग से ही गोखुर झील, बाकी ये तो नदी है ही, बाकी ये अलग से क्या बन जाएगा, गोखुर झील। जब ये यहाँ से टच हो जाएगी, यहाँ का पानी पूरा इसके साथ बचा रहेगा, इसको क्या बोलते हैं हम, गोखुर झील बोला जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आता है डेल्टा। ठीक है, देखिए अब डेल्टा क्या है ये आप लोग को समझना होगा अच्छे से। गोखुर झील समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ढंग से समझने हैं। देखिए गोखुर झील अगर आ गया समझ में, तो अब डेल्टा देख लेते हैं, डेल्टा आखिरकार होता क्या है। ठीक है, देखिए अब क्या है, देखिए तो नदी के मुहाने पर, डेल्टा बता रहा हूँ, नदी के मुहाने पर, यानी जो नदी वहां से बहते हुए आ रही है, या देखिए उधर से नदी बहते हुए आ रही है, यहाँ इसका मुहाना हो गया। अब यहाँ से है ना कई हिस्सों में बट गई, जो जमीन का हिस्सा ऊपर होगा वहाँ अलग अलग हिस्सों में बट जाएगी। अरे बात समझ में, देखिए तो बोला जा रहा है कि नदी के मुहाने पर त्रिभुज जैसी आकृति वाली भूमि जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी है। याद रखिएगा, ये जो बीच का हिस्सा है ना, जमीनी हिस्सा, तो ये सब क्या है, ये सब जो है डेल्टा का रूप लेता है धीरे धीरे। यही वाले कुछ बड़े हिस्से होते हैं, है ना, डेल्टा, यानी कि इस आकार, त्रिभुज आकार में बनेगा। तो ये अलग अलग प्रकार का जो है क्या रूप ले रहा है, डेल्टा है ये। मान लीजिए वहां नदी बहती हुई आ रही, यहाँ से ये खुल गई, पूरे मैदान में आई और जहां जहां इसको जगह मिली वहां से होते होते जाके समुद्र में मिल रही है। ठीक है, जैसे भारत का सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, भारत का ये जो है सुंदरबन डेल्टा है, बांग्लादेश के नीचे है आपका ये। और क्या बोला जा रहा है, देखिए जरा, तो इसमें बोला जा रहा है डेल्टा एक त्रिभुज जैसी स्थलाकृति है। इसका शीर्ष नदी घाटी के ऊपर की ओर तथा आधार झील या समुद्र तट पर होता है। यानी कि ये उधर से बहती हुई आएगी और जाकर कहाँ मिल जाएगी, समुद्र के अंदर। वो नदी उधर से बहती हुई आई है सारी, अब वहाँ बहुत सारा मुंह बन गया उसका, तो ये जितने भी हिस्से ये खाली रहेगा ना, ये वाले हिस्से, ये वाले हिस्से, और ये तो नदी जा रही है इधर उधर से, ठीक है, ये वाले हिस्से इधर, ये इन सबको क्या बोला जाएगा, डेल्टा बोला जाएगा। क्लियर है इतना, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद यह महीन कणों वाले अवसाद से निर्मित, ये सब महीन महीन कण के इकट्ठा हो के ढिंचक ढिंचक कर करके आगे बढ़ गए। ठीक है, देखिए तो नील नदी के डेल्टा की आकृति ग्रीक के डेल्टा जो है, ये दिख रहा होगा आपको, क्या नाम है, सुंदरबन नेशनल पार्क है यहाँ पे। ये भारत का जो निचला इस तरफ का इलाका है, बांग्लादेश के नीचे। ठीक है, यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं आकर खुलती हैं, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। देखिए देखिए ये मैंने जो अभी बताया आपको, इसमें क्या है, देखिए तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि ये क्या है, ये आकृति ग्रीक के डेल्टा अक्षर के अनुरूप है और कुछ डेल्टा बहुत विशाल होते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा की अगर हम बात करें तो कुछ डेल्टा जो है काफ़ी ज़्यादा विशाल हो जाते हैं। चलिए, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से ये क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो
नदी है वो आकर जब मिलती है कहाँ, बांग्लादेश के आपने निचले इलाकों में देखोगे बांग्लादेश के जो जाकर समुद्र से मिल रहा है, तो वहाँ ये नदियाँ खुल गई हैं, पंख का आकार ले लिया, उसी को जो है जो हिस्सा मैंने दिखाया था अभी आपको, उसे डेल्टा बोला जाता है। आगे बात समझ में, तो गोखुर झील और डेल्टा अगर समझ में आ गया हो तो अच्छे से बता देना आप लोग, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि तल संतुलन के कारक के रूप में नदी के मार्ग के 3 भाग। देखिए अब अलग अलग करके पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, नदी के तीनों भाग को हम लोग जानेंगे ना, जब एक पहला जोन होता है, एक दूसरा, एक तीसरा, 3 भाग होते हैं नदियों के, वो हम जानेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर एक ही पूछेगा, इसमें मध्य भाग पूछेगा या सबसे निचला भाग या सबसे ऊपर का भाग, तो आप इसी आंसर के अंदर जो है, इसी क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट कर लोगे, तीसरा वाला है, ठीक है। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, ढंग से समझना है। आगे बात समझना, देखिए तो इसके अंदर क्या जानना है हमें, देखिए क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऊपरी भाग बताने जा रहा हूँ। तो ये जो ऊपरी भाग है, मान लीजिए कोई भी नदी बनती है तो वो चट्टानों से, पहाड़ों से होकर आती है, तो ये जब ऊपर से होकर आएगी तो होगा क्या कि निचले इलाकों में पहुंचेगी, जब निचले इलाकों में पहुंचेगी तो इसको मध्य भाग बोलता हूँ और इसको तीसरा भाग बोला जाता है। तो सबसे पहला वाला जो भाग दिख रहा है आपको, इसमें क्या बताना है देखिए जरा, तो ऊपरी मार्ग, ऊपरी या पर्वतीय मार्ग का प्रारंभ क्षेत्र में नदी के उद्गम से होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपरी मार्ग में नदियों का शुरुआत हुआ, मान लो पहाड़ वगैरह जो होता है उस पर बर्फ जमी होती है, धीरे धीरे पिघलती है, वहां से पानी आता है धीरे, है ना। इस भाग में नदी तीव्र ढालों पर तेज गति से बहती है। यानी जो सबसे ऊंचाई वाला जो जगह है उसमें क्या होता है कि नदी जो है ना बिल्कुल प्रारंभिक होती है, तो वहां से बहुत तेजी से नीचे आती है। अब यहाँ से जो नदी है ये बहुत धड़ नीचे आएगी, आगे स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ धीरे होगी, यहाँ और धीरे हो जाएगी नदी की वो, है ना, बिल्कुल धीरे हो जाएगी। तो यहाँ आके जो है ना ये डेल्टा बनाती है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ डेल्टा हो गया, ये सब डेल्टा होगा। बाकी उसको तो पढ़ लिया हमने, बाकी वहाँ शुरू हो रहा है ये। देखिए तो बोला जा रहा है कि अतः नदी के इस भाग में अपर्दन की क्रिया, याद रखिएगा नदी के इस भाग में क्या होती रहती है, अपर्दन की क्रिया होती रहती है। यानी कि इसमें पहाड़ छटते रहेंगे, धीरे धीरे छटते रहेंगे, नदियाँ जो होती हैं घिसते घिसते घिसते, इधर वाला जो हिस्सा होगा नदी के बगल वाला वो तो घिसता जाएगा ना, इसको अपर्दन बोला जाता है। देखिए तो नदी के इस भाग में अपर्दन की क्रिया सबसे अधिक होती है, परिणाम स्वरूप यहाँ नदी घाटी को गहरा करने का काम महत्वपूर्ण होता है। जब प्रारंभ होता है ना तो वहाँ क्या होता है, जब पानी तेजी से आता है, जो देखिए जब तेजी से पानी आएगा ऊंचाई पे से, मैंने अभी दिखाया था चित्र आपको, जैसे ऊंचाई पे से आएगा जब पानी, तो होगा क्या यहाँ पे कि वो ज़्यादा अपने उस जो हिस्सा है बगल बगल में उसको घिसेगा, बहुत तेजी से घिसेगा। सामान्य रूप से नदी के किनारों पर अपक्षय की क्रिया भी प्रभाव डालती है, यानी अपक्षय होगा, यानी घिसेगा वो एक जगह से दूसरी जगह। क्या होगा, जब पानी जाएगा ऊपर से, इतनी ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब पानी तेजी से जब नीचे की तरफ भागेगा ना, पानी जब नीचे तेजी, तो यहाँ स्पीड पकड़ेगा, तो यहाँ अपर्दन की क्रिया वगैरह सारी होंगी, घिसेगा यहाँ चट्टान वगैरह, ठीक है। अभी मैं इसका नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से का पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से जो है घिसते हुए आएगा ये। अब क्या होगा जरा ध्यान सुनिएगा। तो बोला जा रहा है सामान्य रूप से नदी के किनारों पर अपक्षय की क्रिया भी प्रभाव डालती है। कुछ अपक्षयित सैल पदार्थ नदी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा लुढ़क जाते हैं। मान लीजिए जो है पत्थर चट्टान कट रहा होगा तो कई बार तो वो अपने आप ही नदी में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि नदी इतनी तेज से नीचे से गुजरती है और वो जब नीचे का हिस्सा खाली करते जाएगी, है ना, आगे बात समझ में, ऐसे नीचे का हिस्सा खाली करते जाएगी तो जब जितनी तेजी से पानी जाएगा उतनी तेजी से वो घिसेगा, तो वो चीज़ है। तो बोला जा रहा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं। कुछ वर्षा के पानी के साथ बहकर नदी में पहुंच जाते हैं। तो नदी घाटी के ऊपरी भाग को चौड़ा करने में अपक्षय भी मदद करता है। यानी कि जो ये हिस्सा है ना, जब इतनी तेजी से ये जो पानी जाएगा नीचे, पहाड़ों से जब गिरेगा पानी इतनी तेजी से जाए, अभी मैं सुना पहाड़ छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, देखिए जब यहाँ से पानी आएगा तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ गिरता जाएगा। आगे बात सुन, जब नीचे की तरफ गिरेगा तो वहाँ से अपक्षय की क्रिया बहुत ज़्यादा होगी, तो ये चीज़ है। उसके बाद तो नदी के घाटी के ऊपरी भाग को चौड़ा करने में अपक्षय भी मदद करता है, यानी नदी घाटी ऊपर से चौड़ी होने लग जाती है, ठीक है, जिससे नदी घाटी अंग्रेजी के वी से मैच खाती है। यानी देखिए अब ये क्या हुआ, जब पहाड़ों से होकर आएगा तो ये क्या बनने लगेगा, वी शेप में दिखने लगेगा, है ना, जैसे ये हो गया, इधर हो गया, नदी यहाँ से आ रही है, तो इस तरीके का जो है धीरे धीरे जो है मामला वी शेप में दिखाई देने लगेगा। ऐसी घाटियों को वी आकृति वाली घाटियां जो है कहा जाता है। ये सब जानते हो कब हो रहा है, ये वी घाटी वाली आकृतियां कब बनती है, जो प्रारंभिक रूप में प्रथम चरण होता है नदी के बहने का, ये चीज। तो यदि नदी की तल शैल कठोर और प्रतिरोधी होती हैं तो घाटी की, मान लीजिए ये बगल बगल में बहुत ज्यादा टाइट पत्थर हैं, बहुत चट्टाने हैं ठोस, जो बिल्कुल घिस नहीं रही हैं, तो उसमें क्या होगा देखिए जरा, तो प्रतिरोधी, तो घाटी
का ऊपरी भाग प्राय चौड़ा नहीं हो पाता, यानी ऊपरी भाग चौड़ा नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, तो तल की और निरंतर कटाव होने से गर्ज या जो है महाखंड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, गर्ज या महाखंड का निर्माण हो जाता है। ये जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें गर्ज ये बीच वाला बोल रखा वी आकृति, जैसे पानी अब यहाँ से आएगा तो ये कुछ हिस्से ऐसे ऐसे हो जाते हैं। अब मान लीजिए जब ये बहुत ज़्यादा ठोस हो, किसी स्थिति में ये बहुत ज़्यादा ठोस हो, बगल बगल की चट्टानें, तो यहाँ क्या होगा, ये फैलती चली जाएंगे, फैलती जाएंगे, है ना, बिल्कुल हिलोरी बन जाएंगी, ये इधर और ये इधर। तो इस तरीके का जो हिस्सा है ना, उसे क्या बोला जाता है, गार्ज या गर्ज बोला जाता है, गार्ज बोलेंगे। ठीक है, इसे महाखंड ये बोलते हैं, जिसके किनारे लगभग खड़े ढाल वाले होने लग जाते हैं। आगे बात समझ में, जिस तरीके का आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ क्या होता है, इसको गार्ज बोला जाता है। क्या बोलते हैं, गार्ज। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखिए, भारत में इस प्रकार के गहरे महाखंड ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के हिमालय के क्षेत्र में बने हुए हैं, और गहरे महाखंडों का विकास चूना पत्थर की क्षेत्रों और शुष्क जलवायु के प्रदेशों में ज़्यादा होता है। देखो, चूना पत्थर घिसता बहुत जल्दी है, पानी बहुत जल्दी सोखता है ना, इसलिए जल्दी जल्दी उसका अपक्ष होता रहता है। इतना क्लियर हो गया ना। देखिए आगे बोला जा रहा है कि संकरे और बहुत गहरे महाखंड या केनियन के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। कई जगह पे जो है, जो दिखाया, ये बिल्कुल खड़े ढाल वाले होते हैं, इनके नदियां जो है गुजरती हैं। ये वी आकार में क्यों नहीं बन पाती, क्योंकि ये बिल्कुल ठोस चट्टानें होती हैं, जल्दी ये नहीं घिसती हैं, और मिट्टी मिट्टी होती है, वो घिसते घिसते जो है उसको फैला देती है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या बोला है, केनियन खड़े ढाल वाले किनारों की जो है बहुत गहरी घाटी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ बात हो रही है केनियन की, ये बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं। देखो, तो बोला जा रहा है केनियन खड़े ढाल वाले किनारों की जो है बहुत गहरी घाटी होती है। यह घाटी कई 100 किलोमीटर लंबी हो सकती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है कोलोराडो, ये आपको जो नदी दिख रही होगी इसे कोलोराडो बोलते हैं। ये कहाँ पे है, अमेरिका में है। कहाँ पे है ये, अमेरिका में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो क्या बोला जा रहा है उसके बाद, कोलोराडो नामक नदी से बना ग्रांड कैनियन विश्वविख्यात है, और नदी के ऊपरी मार्ग में कुछ विशिष्ट स्थलाकृति बन जाती है। याद रखिएगा, बिल्कुल जो नदी का ऊपरी मार्ग होता है ना, जिसे हमने बोला क्या, जो पहाड़ों से होते हुए गुजरती हुई आती है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो है शिपिकाएँ, बड़ी शिपिकाएँ, सोपानी जल प्राप्त और जल प्रपात प्रमुख है। यानी कि यहाँ से क्या होता है, पानी की शुरुआत होती है, बिल्कुल जो ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या होती है, पानी की शुरुआत यहाँ पर होती जाती है। इतना चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। चलिए, ये तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि देखो मैंने आपको बता दिया जो बिल्कुल ऊपरी हिस्सा होता है नदी का, वो कहाँ से होता है, पहाड़ों से बनते हुए आता है, तो उसको मध्य जो है बिल्कुल आरंभिक, जिसे प्रथम चरण बोलते हैं उसका, है नी, तो क्या बोलते हैं उसको कि ऊपरी भाग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं मध्य भाग क्या होता है। किसी भी नदी के मध्य भाग की अगर हम बात करते हैं, देखिए जरा, देखिए अगर हम इसमें मध्य मार्ग की बात करें, अभी तो हमने इनकी कहानी जान ली है, लेकिन अब मध्य मार्ग की बात करें तो ये हिस्सा जो है आपको मध्य मार्ग के तौर पर नजर आ रहा होगा, फिर बाद में निचला मार्ग पढ़ेंगे, वो अलग है। ठीक है, अभी मध्य मार्ग के बारे में जानने वाले हैं, जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्या है इसका आंसर। ठीक है, देखिए अब हम लोग जानने वाले हैं, जैसे कि हमने ऊपरी भाग देख लिया इसका, अब हम लोग मध्य भाग जानेंगे, फिर जो है निचला भाग बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। तो मध्य भाग क्या है, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें बोला जा रहा है नदी के मध्य मार्ग के ऊर्ध्वाधर की जो है अपेक्षा पार्श्विक अपघर्षण अधिक होता है। किनारों का अपर्दन होने से वी आकृति की घाटी चौड़ी होने लग जाती है। देखिए, जैसे मैंने वी आकृति वाली घाटी पहले चरण में दिखाया था आपको, अगर वो चीज़ें जैसे ऊपर का जो हिस्सा है, जैसे यहाँ नदी वहाँ बहती हुई आ रही है, ठीक है, ऊपर का हिस्सा घिसने वाला होता है जिसका अपघर्षण हो सकता है, तो वो हिस्सा क्या होता है, इस आकार में बनता है, यानी कि ये हिस्सा चौड़ा होने लगता है। वी आकार था लेकिन ये अब नहीं रहेगा, अब ये वाला जो हिस्सा है ना ऊपर का, वो क्या होने लगेगा, चौड़ा होने लग जाता है। आगे बात समझ में, देखिए जरा अब क्या होगा इसमें कि इस भाग में अनेक सहायक नदियों के मुख्य नदी के में आकर मिलने से जल की मात्रा बढ़ जाती है। जब इसमें जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ऊपर का हिस्सा ज़्यादा घिसेगा, जब ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा हिस्सा घिसेगा, सिंपल सी बात है। तो इससे नदी के भार में भी बढ़ोतरी होती है, पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। यहाँ नदी का मुख्य कार्य परिवहन होता है, और यह थोड़ा बहुत निक्षेपण भी होता है, यानी अपने साथ बहुत सारा मतलब कुछ हिस्सा बहा कर ले जाते हैं, पत्थर कंकड़ जो वो हिस्से होते हैं वो सब बहा के ले जाती है। नदी जहाँ तेज ढाल में पर्वतीय क्षेत्र से समतल मैदान में आती है, याद रखिएगा, जब पर्वतीय क्षेत्र से, देखिए पर्वतीय क्षेत्र से यहाँ से होते हुए आई है, दिख रहा होगा आपको, पर्वतीय क्षेत्र से होते हुए जब ये समतल मैदान में आती है
तब क्या है उसका हिस्सा बता रखा है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है देखिए जरा, तो वहाँ अचानक ही वेग कम हो जाता है। अब यहाँ पे जाएगा तो वेग कम हो जाएगा, वेग मतलब क्या है, जैसे वहाँ से रफ्तार से होते हुए आई थी, जब इस हिस्से में पहुंचेगी बिल्कुल धीरे, मतलब थोड़ी धीरे हो जाएगी, और जब इस हिस्से में पहुंचेगी तो बिल्कुल धीरे हो जाएगी, धीरे धीरे बहने लग जाती है। तो ये मध्य मार्ग हम लोग पढ़ रहे हैं इसका। बोला जा रहा है नदी अपने साथ लाए बड़े बड़े कण, बजरी और छोटे छोटे पत्थरों को निक्षेपित कर देती है। इस प्रकार निक्षेपित भार पंखे जैसे, यानी याद रखिएगा इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए अब ये क्या होगा, पंखे जैसा नहीं हो जाए, पंख जैसा नहीं लग रहा है नहीं, मुर्गी का पंख। तो ये जो है हिस्सा, अब नदी यहाँ से बहती हुई आएगी, यहाँ चौड़ा करते हुए आएगी, तो इस हिस्से में जो है ये अचानक से बिल्कुल निचले हिस्से में फैल जाएगी। क्या बोला जा रहा है, देखिए पंखे जैसी आकृति ग्रहण कर लेती है, इसीलिए इसे जलौढ़ पंखा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, जलौढ़ पंखा कहा जाता है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है, जलौढ़ पंखा। देखिए जरा क्या बोला जा रहा है इसमें, कभी कभी पड़ोसी नदियों के द्वारा निर्मित अनेक पंखे एक साथ मिलकर एक बड़े मैदान के रूप में जो है गिर जाते हैं। अब देखिए मैंने अभी आपको एक पंखा दिखाया था, अब क्या हुआ जब अलग अलग नदियों के मार्ग जो हैं, अब ये मत सोचिएगा छोटी छोटी नदियां होती है भाई, बहुत बड़े एरिया में फैला होता है। तो अब एक नदी का मुंह आके इसमें गिर गया तो ये पंखे जैसा बन गया, एक नदी का मुंह आके इधर गिर गया, ऐसे ऐसे अलग अलग पंखों के रूप में जो है ये चीजें फैल जाती हैं। आगे बात समझ में, देखिए एक साथ मिलकर एक बड़े मैदान का रूप ले लेते हैं। इस मैदान को गिरिपद जलौढ़ मैदान कहते हैं। पर्वतों की तलहटी में बनने के कारण इनका नाम गिरिपद जो है पड़ गया है। उसके बाद नदी के मार्ग में छोटा सा जो है अवरोध आने पर जलधारा घूम जाती है। अब देखिए हुआ क्या, अब कोई नदी बहती हुई आ रही है, अब कोई उसमें ऊंचा हिस्सा है, मान लो उधर से नदी बहती हुई आ रही है, यहाँ पे कोई ऊंचा हिस्सा है, जमीनी हिस्सा है, अब वहां से क्या होगा, ये नदी जो है कट जाएगी, दूसरी तरफ क्या होगी, कट जाएगी। अगर वहां पे भी हुआ इधर से भी कट जाएगी। अब तो इसमें देखिए होगा क्या, तो इससे इन मोड़ों को जो है मियांडर या बोल सकते हैं, इन मोड़ों को क्या कहते हैं हम लोग, मियांडर कहते हैं। अब देखिए जरा इसमें क्या दिख रहा है आपको, अलग अलग होते हुए दिख रहा है ना, देखिए गोखुर झील अलग बना, बाकी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मध्य मार्ग में विसर्प बनता हुआ आएगा। ठीक है, ऊपर ये जो बिल्कुल हिस्सा पहाड़ों से होता हुआ है वो तो हमने पढ़ लिया है। अब ये जो मध्य हिस्सा है इसको बोला जाता है मध्य भाग, और निचले भाग में तो अलग दिखेगा अभी। ठीक है, देखिए तो उसी को विसर्प कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को विसर्प। यहाँ उतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं था, पर यहाँ क्या हुआ, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा, अब फिर इधर ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा, तो इसे गोखुर झील बन गया। देखा ना, बताया था मैंने, गोखुर झील ये निचला भाग है, मध्य मार्ग है, और ये ऊपरी भाग है। नदी का स्रोत क्या होता है, पहाड़ वगैरह होता है, उनसे पानी रिसते हुए आता है। तो बोला जा रहा है मियांडर टर्की में मोड़ों में बहने वाली मियांडर नाम की नदी से लिया गया है। यानी कि अब ये क्या है, तो यही चीज है, ये विसर्प का रूप लेती है धीरे धीरे, और यही विसर्प आगे चलकर क्या बन जाती हैं, याद रखिएगा विसर्प ही आगे चलकर क्या बनती हैं, गोखुर झील बनती हैं। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखिए। चलिए हमने जो है इतना तो हम ये जान लिए है कि भाई मध्य मार्ग क्या है, ऊपरी भाग क्या है इसका, है ना। अब हम लोग जानने वाले हैं इसका निचला भाग। निचला भाग क्या होता है वो देखिए जरा, देखिए निचले भाग की अगर हम बात करें तो ये हिस्सा बिल्कुल निचला भाग है ना, यहीं से डेल्टा बनता है। मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, यही डेल्टा होता है। ठीक है, और यहीं से जो है सारी चीजें, ये गोखुर झील हो गया आपका, है ना। अब देखिए जरा क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। निचला भाग पढ़ने वाले एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों चीज कवर हो जाएगी, अलग अलग नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे इसमें तीनों बता रखा है ना, मार्ग के तीनों का भाग बताना है। तो पहला पढ़ लिया हमने सबसे ऊपरी भाग, निचला भाग, बीच का भाग पढ़ लिया, अब निचला पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए निचले भाग की बात करें, इस भाग में नदी एक चौड़े समतल मैदान में बहती है। यानी कि अब ये क्या हुआ, जहां ऊपर ये पहाड़ टाइप के थे थोड़े बहुत अभी तक, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल फैल जाएगा पानी। ऐसे जब ऊपर से आया तो नीचे जाके फैल जाएगा। ठीक है, अब जब ये फैल जाएगा तो पंखे की तरह बनाएगा। देखिए उसी पंख के बीच में ही क्या बन जाएगा, डेल्टा बन जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए बोला जा रहा है कि इस भाग में नदी एक चौड़े समतल मैदान में बहती है। यहाँ इसमें ऊपरी मार्ग और मध्य मार्ग से लाए गए अवसादों की मात्रा काफी बढ़ जाती है और ऊर्ध्वाधर अपघर्षण बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यहाँ घिसना उसना चलेगा क्या, नहीं चलेगा। घिसना उसना सब ऊपर, सबसे ज्यादा ऊपर चलता था जब वो आती थी, नाच नाच के आती थी। अब ये जब नीचे बढ़ जाएगा, नीचे में क्या होगा, थोड़ा सा कम घर्षण होगा, नीचे आके बिल्कुल नीचे आके घर्षण खत्म, बिल्कुल धीरे धीरे पानी फैल जा रहा है ना। ऊपर तो पाइप सा आ रहा था बिल्कुल वी बना के, लेकिन नदी अब भी पार्श्विक अपघर्षण के द्वारा अपने किनारों को काटती रहती है। अब ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गई, बहाव तो रहेगा ना, तो थोड़ा थोड़ा काट छाट के धीरे धीरे बहुत सा टाइम लग जाता है। यहाँ नदी की मुख्य क्रिया निक्षेपण हो जाती है और इसमें नदी का तल भरता जाता है, यानी धीरे धीरे जो है ये नदी
डेंसिटी बढ़ती जाएगी इसकी, बाढ़ के विशाल मैदान बन जाते हैं। ये क्या होगा, जब फैल गया तो यहाँ जो इलाके होंगे इधर उधर वाले, उसमें बाढ़ का संभावना बढ़ने लग जाता है। आगे बात सुनना, और बाढ़ के विशाल मैदान बन जाते हैं। इस भाग में अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं और जिससे जल की मात्रा बढ़ जाती है और मोटे पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है। मोटे पदार्थ क्या होते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं और महीन गाद और अवसाद मुहाने तक बहते हुए चले जाते हैं। देखिए मोटे पदार्थ क्या वहीं जमने लग जाएंगे एक ही जगह पे, और आगे कौन से पदार्थ जाते हैं, जो और ज्यादा छोटे छोटे जो हैं पदार्थ होते हैं। आगे बात समझ में, देखिए बोला जा रहा है इसमें नदी की धारा कई उपधाराओं में बट जाती है, तब इसे गुम्फित नदी कहा जाता है। यानी तब इसे क्या कहा जाता है, गुम्फित नदी। देखिए बिल्कुल निचले हिस्से पे जब पहुंचेगी तो कहीं कहीं ऊंचा ऊंचा हिस्सा रहेगा, जमीन का उभरा हुआ हिस्सा रहेगा, तो नदी कट कट के बहेगी ना, या तो मतलब ऐसे जा रही है तो इधर से कट जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ये ऊपरी हिस्सा बच जाएगा। आगे बात समझ में, ये चीज आप लोग को बढ़िया तरह से आए। देखिए गुम्फित नदी अगर पूछेगा तो गुम्फित नदी भी यही होती है कि जब यहाँ पे क्या होता है कि जब नदी बहकर जाती है तो कुछ इलाके मतलब कुछ हिस्से जमीन के वो अलग से नजर आने लग जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, या नदी उनके साइड से होकर गुजरने लग जाती है, तो जो हिस्से बचते हैं उसको गुम्फित नदी भी कहा जाता है। उसका आकृति आपको दिख ही रहा है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे, देखिए जरा क्या है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, और देखिए ये तो हो गया आपका गुम्फित नदी। अब आगे देखिए जरा, देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि वार्षिक बाढ़ों के दौरान जो है, यहाँ पे याद रखिएगा, वार्षिक बाढ़ों के दौरान बड़ी मात्रा में अवसाद नदी के जो है आसपास के निचले क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं, बिल्कुल निचले क्षेत्रों में जमा हो जाएंगे। अब क्या होगा देखिए जरा, इस प्रकार क्रमशः प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान अवसादों की एक परत जम जाती है। जब जब बाढ़ आती है तो वो परत जमती जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार बाढ़ के उपजाऊ मैदान बन जाते हैं। इसी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। देखिए बाढ़ द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है, जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, जब जम जाता है उसी को क्या बोलते हैं, उपजाऊ होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। देखिए तो बोला जा रहा है कि उपजाऊ मैदान बन जाते हैं, और इसी में अगर इस वाली मिट्टी में अगर कोई धान या गेहूं उगाया जाए बहुत अच्छे से उगेगा, ठीक है। नदी के प्रत्येक किनारों पर मोटे मोटे अवसाद जमा हो जाते हैं, होने से प्राकृतिक तटबंध बन जाता है। यानी कि जब मोटे मोटे पदार्थ जम जाएंगे तो धीरे धीरे जमीनों का हिस्सा भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। उन्हीं अवसादों से, अवसाद क्या होता है, जो नदी बहा बहा के अपने साथ जमा कर देती है एक जगह पे, वो जमीनी हिस्सा धीरे धीरे जो है पूर्ण रूप से बन जाता है। आगे बात समझ में, देखिए अब आ जाता है इसमें कि थोड़ा सा और बता रखा है, नदी के निचले मार्ग में विसर्प की अधिक बाढ़ें। याद रखिएगा जब नदी के निचले हिस्से की बात करें, ये पूरे मैदान में फैला हुआ है ना, देखो आपको दिख ही रहा होगा, ये क्या है, पूरे मैदान में फैल गया। निचला हिस्सा पहाड़ से हो तो है ना, दिख रहा है पहाड़ तो है ना, यहाँ ये बिल्कुल जब मैदान में फैल जाएगा तो बिल्कुल अलग अलग होके, या तो बिल्कुल नाचेगा, अलग अलग हो जाएगा। देखिए यहीं गोखुर झील बना हुआ है, दिख रहा है, ये यहाँ से कट के बिल्कुल अलग अलग ही हो गया था। पहले ये यहाँ से जा रहा होगा, पर यहाँ से होके इसका रास्ता, तो ये गोखुर झील बन गया। इधर से ये गोखुर झील ऐसे बन जाएगा जब ये मिल जाएगी तो ये चीज हमें याद रखनी है। इसी में अलग देखो, तो विसर्प तो समझ में आ गया, विसर्प किसे कहते हैं, तो अधिक बड़े और घुमावदार हो जाते हैं। जब ये मैदान में पहुंचती हैं नदियां तो और घुमावदार हो जाते हैं। तो नदी के जो है बाह्य तट या नतोदर तट का इतनी तेजी से अपर्दन होता है कि विसर्प लगभग पूर्ण वृत्त बन जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब नदी की धारा जो है विसर्प की ग्रीवा को काट देती है, यानी कि विसर्प की ग्रीवा को, मान लीजिए नदी यहाँ से जा रही है, अभी यहाँ से जा रही है, अब इतना तेजी धकेला होगा इसको अचानक से, तो ये सट जो है यहाँ मिल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अलग से गोखुर झील बन जाएगा। ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा ना, इसको गोखुर झील बोलेंगे, वो पड़ा रहेगा उसी में। तो इसीलिए बोला जाता है इस प्रकार विसर्प नदी की जो है मुख्य धारा जो है अलग हो जाती है, इसी को क्या बोला जाता है, विसर्प बोला जाता है। ये आपको दिख ही रहा होगा कि भाई अगर ये नदी यहाँ से होते हुए जा रही है, ठीक है, मान लीजिए कि ये बहती हुई यहाँ से गई और अचानक से जो है पानी का लेवल ऊपर बढ़ा और ये यहाँ चले जाएगा, तो ये हिस्सा एक गोखुर झील बन जाएगा इधर वाला। ये नदी यहाँ से होते हुए उधर चली जाएगी, फिर ये वाला हिस्सा एक अलग हो जाएगा, जमीन का हिस्सा अलग, ये गोखुर झील। फिर अगर यही वाली नदी अगर यहाँ मिल जाती, इधर से होते हुए ना जाती, इधर से होते हुए गई है, तो और ये वाला हिस्सा कट के यहाँ पहुंच जाए, तो ये वाला जितना बचा है ये अलग झील बन जाएगा। ऐसा होता है। आगे बात समझ में, तो इसे गोखुर झील बोलते हैं। तो रूप में बदल जाती है यह झील, धीरे धीरे बदलाव में जो है दलदल में बदल जाती है, क्योंकि पानी जब बहता रहेगा तो दलदल उतना नहीं बनेगा, लेकिन एक जगह जब जम जाएगा गोखुर झील बन जाएगा तो दलदल बन जाता है।
और समय के साथ साथ अवसादों में भर जाती है, अवसादों से और भरती जाएगी, बनती जाएगी। तो गंगा जैसी नदियों के मार्ग में कुछ कुछ दूरी पर स्थित ऐसी अनेक गोखुर झील देखने को मिल जाती है। गंगा नदी बहती है, उसके बगल बगल में आपको ऐसी बहुत सारी गोखुर झीलें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से कुछ अशांत और कुछ पूर्णतः अवसादों से भर जाती है कई बार। तो कुछ अशांत रहती है यानी हमेशा बहती रहती है, कुछ भरती रहती है, ऐसा हलचल चलता रहता है। आगे बात समझ में? तो आई थिंक अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ना आप लोग को, तो एक बार कमेंट में जरूर बताना कि हाँ ये समझ में आ रहा है, ताकि अच्छे से और मैं इसमें आप लोग को मेहनत करके पढ़ा सकूँ, ठीक है। आप लोग साथ दीजिए बढ़िया सही के, ठीक है। कमेंट जरूर करें, लाइक करें, उसको बताएं कि हाँ सही लग रहा है नहीं लग रहा, राय दिया करो अपनी, ठीक है, तब जाके मजा आएगा। चलिए उसके बाद आता है भूमिगत जल का अर्थ स्पष्ट करें। अब ये भूमिगत जल क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए एक चीज बता दूं कि मैं इनको अलग अलग क्वेश्चन के तौर पे नहीं, एक ही पॉइंट के तौर पे जब आपको पढ़ा दूंगा ना, ये 8-7 पॉइंट, इन्हीं से ही अलग अलग क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बस टेंशन बिल्कुल नहीं, इन्हीं पॉइंट से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। पर समझोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो भूमिगत जल का अर्थ क्या होता है, तो भूमिगत जल क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम और चीजें देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए भूमिगत जल। तो भूमिगत जल जो जमीन के नीचे होता है, देखिए भूमिगत जल वर्षा के जल का वह भाग जो भूमि के अंदर रिसकर एकत्र हो जाता है। मान लीजिए बारिश आई है, बारिश पानी जमा हुआ, धीरे धीरे अगर वो रिस रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है जमीन के नीचे, और वो इकट्ठा हो गया एक लेयर के नीचे, है ना, लेयर होती है ना जमीन के, जो वहाँ इकट्ठा हो जाता है, इसको भूमिगत जल बोला जाता है। भूमिगत जल कहलाता है यही। क्लियर है इतना, ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद इसमें क्या बोला जा रहा है, तो देखिए तो ये तो हमें आ गया समझ में यहाँ तक क्या बोला जा रहा है। उसके बाद है चूने की सैलों के प्रदेशों से नदियाँ अचानक कैसे विलुप्त हो जाती हैं। इनका कोई वैसा चित्र नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ इजी लैंग्वेज में, ताकि क्लियर हो जाए। देखिए तो चूने की सैलों के प्रदेश, अगर बात करें किसी प्रदेश की जहां बहुत सारे चूने के पत्थर वाले जो हैं, जमीन जैसे है वो चूने के पत्थर से बनी हुई है, तो चूने के पत्थर पानी सोखते हैं बहुत ज़्यादा। अब क्या होगा देखिए जरा, चूने के सैलों के प्रदेशों की नदियां अचानक कैसे विलुप्त हो जाती है। नदियां कैसे, बिल्कुल मान लीजिए नदी है, अचानक कैसे सूख गई, नीचे चूना था जब ही, तो देखिए कैसे। तो चूने की सैलों से बने प्रदेशों में अनेक घोल रंध्र और विलय रंध्र पाए जाते हैं। अभी मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा घोल रंध्र और विलय रंध्र क्या होता है। ये पानी धड़ाक से सोखता है अपने अंदर बहुत तेजी से। देखिए नदियां इन रंध्रों में प्रवेश कर जाती हैं और जो है सतही प्रवाह बोला जा रहा है। देखिए ये दिख रहा होगा आपको कि कैसे पानी अचानक से बिल्कुल नीचे चला गया इसके, ठीक है, ये तो दिख ही रहा होगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, तो यह बोला जा रहा है इसमें कि नदियां इन रंध्रों में प्रवेश कर जाती हैं और सतही प्रवाह भूमिगत हो जाता है, यानी कि अब क्या होगा, अंदर धंस जाएगा, बिल्कुल अंदर चला गया। देख रहा है ये जमीन है और यहाँ कितना नीचे जाके पानी आपको देखने को मिल रहा है। तो बोला जा रहा है इस प्रकार चूने की सैलों से बने प्रदेशों में नदियां भूमिगत हो जाती हैं। जो चूने का बना होगा पत्थर, उसमें नदियां जो है नीचे चली जाती हैं, बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। कई बार बिल्कुल देखा होगा बिल्कुल बंजर हो गया जमीन, दिख ही नहीं रहा कुछ, पानी था इतना, अभी कल आके देखा मैंने पानी है और आज जो है साफ हो गया पानी। तो ये चीज़ है। उसके बाद घोल रंध्र और विलय रंध्र की बात करते हैं, तो इसी से आप लोग समझ जाना। देखिए क्या बोल रखा है, घोल रंध्र और विलय रंध्र वाले क्षेत्रों में सड़कें और रेल मार्ग बनाना क्यों कठिन होता है। सोच के देखिए जरा, जहां पानी घसक के नीचे चला जा रहा है वहां रेल लाइन बिछा दोगे, नहीं ना बिछेगा। तो वही चीज बोला जा रहा है। देखिए जिन प्रदेशों में घोल रंध्र तथा विलय रंध्र, घोल रंध्र यानी मिल जा रहा है, विलय यानी मिला ले रहा है वो अपने अंदर, तो घोल रंध्र और विलय रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं, वहां सड़कें तथा रेल मार्ग बनाना कठिन होता है। क्योंकि भाई पानी जब सोख ले रहा है तो जमीन भी धंसेगी ना, तो ट्रेन वरेन सब धंस जाएंगे एक बार में ऐसे, क्योंकि ऐसे प्रदेशों में भूमि की सतह नीचे की ओर धंस जाती है। तो ये देखा होगा अचानक से बिल्कुल धंस गई नीचे, ये पहले पूरा फ्लैट होगा, बराबर होगा, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है आपको, बिल्कुल धंसा हुआ नजर आ रहा होगा। आगे बात समझ में, तो ये चीज हमें याद रखनी है। देखिए अब क्या बताया जा रहा है इसमें, ठीक है, अब ये समझ में आ गया तो आने वाला पॉइंट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए तो घोल रंध्र और विलय रंध्र क्या हो गया, घोल रंध्र और विलय रंध्र एक प्रक्रिया होती है जिसमें सारा जो है एक बार में धंस जाता है, जमीन धंस जाती है, क्योंकि वो जमीन किससे बनी होती है, चूना पत्थरों से बनी होती है, ना पानी टिकता है ना कोई भारी चीज उस पर टिक पाती है। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद क्या है, स्थायी तथा अस्थायी भूमिगत जल स्तर क्या होता है। एक स्थायी है और एक अस्थायी है, यानी एक स्तर पे पानी रुका हुआ है और एक में क्या होता है वो पानी दिन पर दिन नीचे चला जाता जा रहा है। देखिए स्थायी भूमिगत जल स्तर क्या होता है वो देखिए, तो यह धरातल के नीचे जल का वह तल है जिससे नीचे भूमिगत जल स्तर कभी नहीं जाता, यानी कुछ ऐसा जल स्तर होता है जिसके नीचे बिल्कुल भी कोई जो है भूमि वगैरह पानी वगैरह नहीं जाता। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिसके जो पानी नहीं सोखता है,
तो इसमें क्या बोला जा रहा है, यह धरातल के नीचे जल का वह तल है जिससे नीचे भूमिगत जल स्तर कभी नहीं जाता। यह भूमिगत जल स्तर ऋतु परिवर्तित से भी अप्रभावित नहीं होता, अभी अप्रभावित रहता है, यानी कि यह गहराई तक खोदे गए कुएं कभी नहीं सूखते। देखा होगा आपने, कोई बहुत गहरे तक कुएं खुदे रहते हैं तो उस लेवल का पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा, वो स्थायी रहता है, परमानेंट है वहाँ, ठीक है, उसी में बढ़ता रहेगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी, ठीक है। पर एक होता है अस्थायी भूमिगत जल स्तर, यानी कि बार बार एक पानी का लेवल यहाँ है, कुआं यहाँ खोद रखा है यहाँ तक, फिर पानी का लेवल नीचे चला गया, कुआं खाली दिख रहा है हमें। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखें। देखिए अस्थायी भूमिगत जल स्तर क्या है, कुछ प्रदेशों में भूमिगत जल स्तर स्थायी नहीं होते तथा यह ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। ऋतुओं के अनुसार बदलने वाले भूमिगत जल स्तर को अस्थायी भूमिगत जल स्तर कहते हैं और इस गहराई तक खोदे गए कुएं शुष्क ऋतु में सूख जाते हैं। यानी एक लेवल होता है, इस लेवल तक अगर कुएं दिख रहे हैं आपको तो वो सूख जाएगा, ठीक है, उसके नीचे जो पानी चला जाएगा अब वहाँ फिर आपको खोदना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें बढ़िया तरीके से याद रख लेनी है। क्लियर है इतना। उसके बाद आता है घोल रंध्र और विलय रंध्र, पढ़ लिया हमने, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद आते हैं स्थायी और अस्थायी भूमिगत जल स्तर, पढ़ लिया। अब आ जाएगा ये हमारा इसमें स्टेलेकाइट और स्टेलेगमाइट, ठीक है। ये देखिए, अब इसको आप समझेंगे ना तब जाके मजा आएगा जिंदगी में, ठीक है। देखिए जरा, अब क्या है, घोल रंध्र और विलय रंध्र क्या है ये समझा दिया हूं ना, एक छोटी सी उसमें समझा दे रहा हूं मैं आप लोग को, जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए ध्यान सुनिएगा आप लोग। बोला जा रहा है इसमें कि घोल रंध्र और विलय रंध्र है क्या। देखिए थोड़ा सा और बता दे रहा हूं आपको। घोल रंध्र चूने की सैलों के प्रदेशों में ये कीप की आकृति के गत्र होते हैं। यानी घोल रंध्र क्या है, या देखिए कीप की आकृति बन रही है ना यहाँ पे, ये सारा पानी सोख लेगा, धड़ 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 नीचे। चूने की सैल होती है, ये कहाँ टिक पाता है, तो सारा पानी नीचे ढकेल देगा एक बार में, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद क्या है कि घोल रंध्र क्या है, तो ये कीप की आकृति के जो है गत्र होते हैं और इनकी गहराई 3 से 9 मीटर तक होती है और तथा गत्र का मुंह व्यास और व्यास 1 मीटर के से अधिक होता है। और देखिए चित्र में आपको दिखाई रखा है किस तरीके से है। इस प्रदेश में घोल रंध्र अधिक संख्या में होते हैं और यह सड़कें रेल मार्ग बनाना यहाँ पे कठिन होता है, क्योंकि देखिए अब सिंपल सी बात है, मैं आप लोग को ये दिखाऊं, ये वाला चित्र देखिए, ये आपका घोल रंध्र है और ये हो गया आपका जो है विलय रंध्र। घोल रंध्र ये हो गया सीधा वाला, देखिए घोल रंध्र आपका ये दिख रहा है सीधा, यहाँ बिल्कुल सीधा आएगा, कीप की आकृति का होगा, और ये विलय रंध्र उसी को जो है आगे ढकेल दिया, विलय हो गया। कैसे, देखिए ये आकृति याद रखिएगा आप लोग। जिस प्रदेश में घोल रंध्र अधिक संख्या में होते हैं वहाँ सड़कें और रेल मार्ग बनाना कठिन होता है, क्योंकि ये धंस जाएगा एक बार, धड़ाक से नीचे गिरेगा और भरभंडा ले जाएगा, फोड़ देगा खोपड़ी उपड़ी। देखिए विलय रंध्र क्या होता है, ये रंध्र बेलनाकृति होते हैं, ये बेलनाकृति है, बेलन के आकार का होगा जो बिल्कुल जाएगा, ये कीप के आकार का, ये बेलन के आकार का। देखिए नीचे दे रखा है ना कि देखिए कीप की आकृति वाले घोल रंध्रों के नीचे बने विलय रंध्र, यानी कि ये इसके नीचे विलय रंध्र होता है, पहले घोल रंध्र फिर विलय रंध्र। इसमें क्या होता है, देखिए बेलनाकृति नालिकाओं के रूप में होते हैं जो कुछ गहराई पर घोल रंध्रों के निचले भाग से जुड़े होते हैं और चूने की सैलों के प्रदेश में नदियां विलय रंध्रों में जो है द्वारा भूमिगत हो जाती है। यही नदियां यहीं से जाएंगी धड़ 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 और ये जमीन के नीचे बहने लगती हैं, इसी को बोला जाता है विलय रंध्र। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये इसी में बोला गया था, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं, क्लियर हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। तो क्या बोला जा रहा है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट क्या होता है, तो देखिए जरा ध्यान सुनिएगा क्या है इसमें। अब देखिए जरा, ये आपको कुछ चित्र दिख रहा होगा, इतना धांसू डेंजर भी लग रहा है देखने में, ठीक है। देखिए तो इसमें बोला जा रहा है स्टेलेकाइट चूना मिश्रित जल कंदराओं, जैसे वो चूना जब रिस रहा था ना नीचे, तो क्या होगा, देखिए कंदराओं की छत से निरंतर टपकता रहता है। वो छत से टपक रहा है, धड़ धड़ धड़, देख रहे हो कैसे कीप की आकृति बना रहा है, इतना डेंजरस लग रहा है। अब गिर जाएगा ना एक बार, पेट से पार हो जाएगा, लेटोगे तब अचानक से ना हो जाएगा, उड़ के थे ना आएगा। देखिए तो चूना मिश्रित जल कंदराओं की छत से निरंतर टपकता रहता है, टप 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 टपकेगा हर तरफ, और छत से टपकने वाले जल का कुछ अंश भाप बनकर उड़ जाता है तथा यह क्रिया निरंतर जो है चलती रहती है और नीचे की ओर एक स्तंभ सा बन जाता है, इसे स्टेगमाइट कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो ऊपर से लटक रहा है, ऊपर से जो लटकेगा, ध्यान सुनिएगा, जो ऊपर से लटकेगा
देख रहे हो ये। अब देखिए यहाँ तो आपको नीचे खड़े हुए दिख रहे होंगे ये, पर मैं बात कर रहा हूँ इसी की, चलो इसी की बात कर लेते हैं। देखिए अब आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे क्या है ये, कि जो ऊपर से लटके हुए हैं, ऊपर से लटके हुए हैं, वो हो गया आपका पहला स्टेलेगमाइट, स्टेलेक्टाइट, ठीक है, स्टेलेक्टाइट, थोड़ा नाम अजीब है, तोतला जा रहा हूँ मैं। उसके बाद आ रहा है देखिए दूसरा स्टेलेगमाइट। क्या होता है माइट, पहले टाइट था अब माइट है, ठीक है। देखिए जरा, तो माइट यानी कि ये क्या होगा, छत से टपकने वाले, मान लो ये जो टपक रहे थे वो वहीं जम गए तो वो ऊपर स्टेलेक्टाइट हो गया। अब नीचे स्टेलेगमाइट कैसे होता है, तो ये क्या है देखिए जरा, नीचे से उठेगा, वो ऊपर से गिर रहा था जम गया तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, वो हो गया। अब नीचे से ये उठ गया यानी टपक टपक के नीचे से बनता गया, ऐसे ही हो गया। देखिए छत से टपकने वाले जल का शेष भाग कंदरा के फर्श पर जो है गिरता है, और तथा इस जल का जो है, जल का कुछ अंश भाप बनकर उड़ जाता है और चूने का थोड़ा सा अंश कंदरा के फर्श पर, यानी ये जो कंदरा होता है नीचे, कंदरा के फर्श पर चिपक जाता है, और इस प्रकार चूने की निक्षेपण से बनी आकृति को स्टेलेगमाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, स्टेलेगमाइट, ठीक है। ये हो गया स्टेलेगमाइट, और एक हो गया आपका स्टेलेक्टाइट। ऊपर से जो गिर रहे हैं स्टेलेक्टाइट, जो वहीं जमे रह गए, नीचे जो खड़े हो गए वो स्टेलेगमाइट। कोई दिक्कत आपको, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। एक और पिक्चर देखिए आप लोग, नीचे जो खड़े हैं वो जो है स्टेलेगमाइट, ऊपर से जो गिर रहे हैं स्टेलेक्टाइट, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा, किस तरीके से आपको समझना है। आगे बात समझ में, चलिए अब आ जाता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब देखिए जरा, अब क्या है, तो अब आता है नेक्स्ट इसी में। देखो अलग अलग क्वेश्चन बन जाएगा ना तो खोपड़ी उड़ जाएगी, याद रख ले, इसीलिए बोल रहा हूँ छोटे छोटे पॉइंट जो है ना यही क्वेश्चन बनने वाले हैं। जो समझ गया उसका बेड़ा पार हो जाएगा, वरना तुम गए, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ कभी नहीं होगा, पढ़ो ढंग से, है ना, देखिए अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है परागम्य और अपरागम्य सेल किसे कहते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है परागम्य सेल किसे कहते हैं। परागम्य सेल वह सेल है जिसमें जल प्रवेश कर जाता है, यानी जब इसमें जल प्रवेश कर जाएगा, मान लीजिए ऊपर से पानी गिर रहा है, कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिसमें पानी रिस के नीचे गिरने लग जाता है, पानी टिकता नहीं है। कुछ ऐसे पत्थर देखे होंगे आपने, पानी डाल दो नीचे कुछ पता नहीं चल रहा, ऊपर से बह जाते हैं, पर ये क्या है, ये परागम्य सेल है, जहां से पानी गिरेगा ऊपर से नीचे ये जो है धड़ 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 गिरता रहेगा, वो क्या होते हैं, वो परागम्य सेल होते हैं। अपरागम्य सेल किसे कहते हैं, जो ऐसे सेल होते हैं जिनमें पानी प्रवेश नहीं करता। मान लो ये ऐसे पत्थर हैं, इनमें क्या पानी प्रवेश कर जाएगा, ये तो ठोस होते हैं, इन पे गिरोगे तो खोपड़ी अलग हो जाएगी, क्यों, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। ये होते हैं, ये बिल्कुल ठोस पत्थर होते हैं, चट्टान वाले, इन पे गिरो बहुत गंदी चोट लगेगी, ठीक है। चलिए वो क्या हो, भुरभुरे जैसा होता है, वो तो एक बार पीट दो ढंग से, उसको कूट दो तो भुरभुरा बन जाएगा। ये इसको पीटो, इसको तो हथौड़ा भी मारोगे ना तो भी नहीं टूटेगा जल्दी ये ये चीज़ आता है। उसके बाद आता है गर्म स्रोत, गर्म जल स्रोत क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। देखिए ध्यान सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, वो देखिए गर्म जल स्रोत और गीजर किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है गीजर किसे कहते हैं। देखिए गर्म जल स्रोत, जिन स्रोतों से गर्म जल निकलता है, यहाँ पानी की बात हो रही है सिर्फ। देखिए पहला वाला क्या है, पानी, अभी इसको मत देखिएगा आप लोग। देखिए जिन स्रोतों से, जैसे ज्वालामुखी देखा होगा, कई जगह ज्वालामुखी जब फटती है तो कई जगह पानी निकलता है, गरम गरम धड़ 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 नीचे इतना गरम खोलता वो पानी होता है। पानी नदी ऊपर अंदर प्रवेश करी, बड़े मजे में प्रवेश करी, नीचे देखिए अरे यार इतनी गर्मी है, एक और फुहारे की तरह फेंकेगा, पूरा उड़ा देगा खोपड़ी। उन्हें गर्म जल स्रोत कहते हैं। ये स्रोत ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ ज्वालामुखी अब सक्रिय है, यानी लाइव वॉल्केनो या विगत वर्षों में सक्रिय हो जाते हैं। और इन ज्वालामुखी वाला चैप्टर पढ़ा दिया, जिसने देखा हो जाके चैनल प्लेलिस्ट में देख लेगा ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन क्षेत्रों में भूमिगत जल गर्म शैलों अथवा भाप के संपर्क में आने पर गर्म हो जाता है, यानी कि जब भाप वगैरह से मिलेगा तो यही पानी फेंकेगा। एक होता है गीजर, उसमें पानी फेंक रहा था, फुहारा टाइप का फेंक रहा था पानी का, पर गीजर में क्या होता है, देखिए गीजर उन गर्म जल स्रोतों को कहते हैं जिनमें गर्म जल और भाप लगभग निश्चित अंतराल पर फव्वारे की तरह फूटता है। मान लीजिए जमीन का हिस्सा था, यहाँ से भर 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 एक तो पानी भी उछल रहा है और ऊपर से क्या हो रहा है, आप लोग ये देख सकते हैं, इसमें पानी भी उछलेगा और धुआं भी निकलेगा, भाप भी निकलेगा। आगे बस हमें तो इसे बोला जाता है गीजर, ठीक है। अब देखिए जरा, तो ये चीज़ हमें याद रखनी थी, ये हमने जान लिया। तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर जो हिस्सा जो है सिर्फ और भाप के तौर पे निकल रहा है तो वो गर्म
जल स्रोत हो गया, ठीक है, पानी धुआं धुआं निकल रहा है भाप की तरफ, पर जिसमें पानी के साथ साथ आपका भाप भी निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, गीजर हो जाएगा, ठीक है। वो ज्वालामुखी वगैरह ही होती हैं, ये सब फटती हैं तभी निकलता है, ठीक है। अब आ जाता है इसमें पारगम्य, और ये वाला पढ़ लिया। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि निक्षेपण क्या है। ध्यान सुनिएगा, निक्षेपण से अलग क्वेश्चन पूछ लेगा, मजा आ जाएगा तब जिंदगी में। देखिए निक्षेपण किसे कहते हैं, निक्षेपण क्या होता है, देखिए जरा। अब मैंने ये बोला आपसे कि देखिए जब नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में आती है, मान लीजिए पहाड़ से होते हुए आई है, ये मैदानी हिस्से में पहुंची, यहाँ से नदी होते हुए जा रही होगी। अब ये जो बगल का हिस्सा है ना, पत्थर होता है, वो घिसते जाता है, घिसते जाता है, पानी हर चीज़ को काट देता है, याद रखिएगा। तो बोला जा रहा है इसका ढाल मंद हो जाता है और इसे नदी में भार ढोने की शक्ति कम हो जाती है। अब ये ज़्यादा अपने साथ कंकड़ उंकड़ बहाकर नहीं ले जा सकती, वो क्या करेगी, बिल्कुल मैदान में बिल्कुल वो हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, ठीक है। नदी की शक्ति कम होने से परिवहन में बाधा आती है, ना आ जा सकता और वो अपने साथ कुछ ढोके भी नहीं ले जा सकती, कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए जब आप किसी चीज़ पर, जैसे नदी का कोई तेज धारा है, उस पर नाव रखो, बहुत तेज़ी से भागेगी, और ऐसे जब मैदानों में वो होती है, नाव रख दो नदियों में, तो वो नहीं बह सकती है। तो परिणाम स्वरूप इसके भार का कुछ अंश निक्षेपित होने लगता है। इस क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण क्रिया नदी की ढाल मंद होने से या धारा या वेग कम होने से, यानी डेंसिटी कम होने से, जल की मात्रा घटने से होती है। जब जल की मात्रा कम होगी तो धीरे धीरे यहाँ से जो है तलछट होके जाएगा, निक्षेपण होगा उसका। और बोला जा रहा है घटने से होती है। निक्षेपण क्रिया सामान्यतः मैदानों में या नीचे के क्षेत्रों में होती है। जब नदी किसी झील या समुद्र में मिलती है तो इसे वहाँ सारा भार अवसाद जमा कर देती है। देखो निक्षेपण से ही अवसाद पैदा होता है। निक्षेपण यानी थोड़ा थोड़ा अपने साथ ले जाएगी, धीरे धीरे ले जाएगी। तो धीरे धीरे जब ले जाएगी तो एक जगह इकट्ठा करती रहेगी तो वो धीरे धीरे डेल्टा का भी रूप ले लेता है, एक जगह इकट्ठा करेगी। ये सब क्या है, ये निक्षेपण ही तो है। बाद में अवसाद जमा हो गया, निक्षेपण के द्वारा धीरे धीरे इकट्ठा हुआ होगा, आज ये क्या बन गया, जो है अवसाद बन गया। कोई दिक्कत? तो नदियों के माध्यम से जो निक्षेपण होता है उससे क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि नदी भार वहन किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो नदी भार वहन कैसे कैसे नदियां अपने साथ जो है उड़ा कर ले जाती हैं चीज़ें। देखिए जरा, नदी शैल पदार्थों को एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाती है। इस क्रिया को नदी द्वारा भार वहन कहा जाता है। इसी को तो नदी, देखिए भार वहन क्या होता है, अपने साथ नदियां बहुत सारे पत्थर उत्थर बहा के ले जाती है। भाई नदी वो तो पानी का जो डेंसिटी होता है कम थोड़ी ना होता है, इतना भारी होता है वो। पानी के अंदर जो स्विमिंग किया होगा उसको पता होगा क्यों। तो ये चीज़ हमें याद रखना थी कि क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आता है कर्षण द्वारा। तो कर्षण द्वारा क्या होता है आपको दिख रहा होगा, कुछ इसमें पत्थर होते हैं जो भारी होते हैं बहुत, वो लुढ़क कर जाते हैं, उड़ के नहीं। जैसे ये उड़ के उधर वलंगन बोलते हैं इसको। जो कर्षण है क्या, वो ढेल के जाएगा, रोटेट होते हुए जाएगा। आगे बस में ये चीज़ हमें याद रखें। देखिए क्या बोला जा रहा है, पहला कर्षण, बड़े या भारी शैल पदार्थ जैसे रोड़े, कंकड़, पत्थर आदि जो है नदी जल के बहाव के साथ लुढ़कते रहते हैं। ये उड़ते नहीं हैं, लुढ़कते हैं। और इन शैल पदार्थों को नदी की धारा में लुढ़कते हुए, सरकते हुए जो है टकराते हुए और घिसटते हुए देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया को कर्षण कहा जाता है, यानी लुढ़कते हुए जाएंगे। कर्षण है, ये क्लियर है। दूसरा क्या है, वलंगन। वलंगन क्या, कुछ शैल खंड नदी तल पर जो है लगातार उछलते हुए चलते हैं। इस क्रिया को वलंगन। देखिए मान लीजिए पानी आया, पानी ऐसे ऐसे घूम के जाता है ना, पानी भाई रफ्तार से आएगा तो इस पर टकराएगा। अब ये क्या होगा, जब टकराएगा पानी नीचे की तरफ भी जाएगा, इसको उड़ा के जो है ढकेल देगा आगे, है ना, बिल्कुल ये उड़ के जाएगा। तो उसको वलंगन बोलते हैं, सारा उधर की तरफ जाएगा, वलंगन है वो, ठीक है। इसमें लुढ़कते हुए जा रहा था, इसमें उड़ के जाएगा, ढोल की तरफ उड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए निलंबन। निलंबन क्या है, रेत, गाद और कीचड़ के छोटे छोटे कण पानी में मिले हुए होते हैं। यह क्रिया निलंबन होती है। जो पानी अपने साथ बहा के ले जाती है ना, छोटे छोटे हिस्से, वो निलंबन कहलाता है। बाकी इसको क्या कहते हैं, निलंबन। छोटे छोटे हिस्सों को नहीं उड़ा के ले जा रही, पता नहीं कहाँ इधर है कोई बड़ा, ऐसे उड़ा के नहीं जा रही सब। ये क्या करेगी, पानी अपने साथ बहा के ले जाएगी, ऊपर कुछ नीचे कुछ ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। घोलन क्रिया क्या होती है, तो अनेक शैल पदार्थ, खनिज कण जो नदी में, जल में, नदी के पानी में घुले रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, जो है घोलन क्रिया। बाकी तो 3 मैंने आप लोग को बता दिया, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलेगा, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। लास्ट है कंदराएं क्या है। कंदराएं किसे कहते हैं, देखिए कंदराएं किसे कहा जाता है, तो भूमिगत जल की घुलनशील क्रिया से धरातल के नीचे, ध्यान सुनिएगा, कंदराएं आखिरकार होती क्या है। तो कंदराएं क्या, भूमिगत जल, जो जमीन के नीचे जो जल है उसकी बात हो रही है। तो भूमिगत जल की घुलन क्रिया, यानी जब वो उसमें अपने साथ बहुत सारी चीजें घोलती रहती है,
से धरातल के नीचे बनी गुफाओं को कंदराएं कहा जाता है। जो धरातल के नीचे कंदराएं बनती है, मान लीजिए आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर जो जमीन के नीचे ये गुफा अपने आप ही बन गई। अरे बस समझो, जमीन के नीचे जब पानी कटता छटता है, बहुत सारी चीज़, ये तो मानव निर्मित है, थोड़ा थोड़ा दिखा रहा होगा, तो जो अपने आप जो कटता छटता रहता है ना, उससे कुछ गुफाएं बन जाती है जमीन के नीचे ही। अरे बस समझो, तो जमीन के नीचे क्या बन जाएंगी? गुफाएं बन जाएंगी। उससे क्या होगा देखिए, तो धरातलीय जल घोल रंध्रों और विलय रंध्रों दोनों शामिल होगा। घोल रंध्र और विलय रंध्र, घोल रंध्र और विलय रंध्र, इस तरीके से बोला ना, घोल रंध्र कीप की दिशा में और विलय रंध्र ऐसे। तो इससे क्या होता है? गुफा का निर्माण होने लग जाता है। तो इससे क्या, इस प्रकार धरातल के नीचे कंदराओं का जाल सा बिछ जाता है और ये कंदराएं उत्तराखंड के देहरादून और कुमाऊं और इसमें हिमालय के अल्मोड़ा जिले में देखने को मिलती है और छत्तीसगढ़ के बस्तर आदिवासी क्षेत्र में जो है स्थित कुटुम्बसर की गुफाएं, ये जो आपको गुफाएं दिख रही होगी कुटुम्बसर की गुफाएं है। आ रही बात समझ में? ये क्या है? कुटुम्बसर की गुफाएं हैं, दिख रहा होगा आपको किस तरीके से बनी हुई, कितने डेंजरस हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? गुफाएं हमारे देश की प्रसिद्ध गुफाएं हैं, इसे कंदराएं बोला जाता है। जो जमीन के नीचे जो गुफाएं वगैरह बनती है उसको क्या बोला जाता है? कंदराएं बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया सबको? तो ये सब क्या थी? कंदराएं थी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। और आ गया हो ना तो एक बार वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना आप लोग, कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप लोग को। देखिए, अब ये तो हो गया कि हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 5 था। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा। अगर सच में आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो ना, तो प्लीज़ आप लोग जो है ना ये जो वीडियो उसको लाइक तो कर ही देना, साथ साथ कमेंट करके एक बार बता देना कि हाँ आपको कैसा लगा। बाकी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आप लोग को पैसा तो लगता नहीं है, तो आप लोग प्यार अपना ज़्यादा से ज़्यादा दे साइमन क्लास को। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।